चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। बाकी बच्चे और नहीं आ रहे? गए हैं नीचे? कितनी देर लगेगी आने में? बुला लो जरा कॉल करके, मिस नहीं होगा उनका। अभी नहीं हो रही है, रात भर तो हुआ बारिश। कल शाम से शुरू होगा, रुका ही नहीं भाई, एकदम अजीब से जोर से बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला। 9 बजे बंद हुआ है ना। अभी देखो फिर से रहेगा, आज दिन में भी रहेगा। कितने बच्चे आए हैं? 5 लोग बाहर हैं। चलिए तब तो क्वेश्चन करें एक दो। ठीक है। तो थ्योरी वाले पोर्शन में कितने क्वेश्चन कर लिए थे हमने? ये वाला कर लिया था, एस एन सी एल टू प्लस आई टू गिव्स आउट एस एन सी एल फोर प्लस आई माइनस वाला। देखो प्रभात, ओपन करके नोट्स, नोट्स ओपन करिए। हैं? कल नहीं, उसके पहले वाले, कल तो क्वेश्चंस करवाए थे। कौन सा करवाया था लास्ट वाला, बताओ, परसों? हाँ, वैलेंसी फैक्टर जो वाले जो सवाल करवा रहा था ना, तो उसमें हाफ रिएक्शन के है ना। उसमें कौन कौन से कहाँ तक हो गए थे? के एम एन ओ फोर वाला क्या? नहीं, उसके बाद भी करवाए होंगे, के टू सी आर टू सेवन, एन टू एच फोर वाला, और एच एन ओ थ्री। इसके बाद हुआ एस एन सी एल टू वाला, हुआ है क्या? नहीं। चलिए तो एक क्वेश्चन लिखिए जरा। हम्म। बस इसके बाद ही इसका, ठीक है, फिर तो कल तो क्वेश्चंस करवाए थे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए जरा। एस एन सी एल टू प्लस आई टू गिव्स आउट एस एन सी एल फोर प्लस आई माइनस, है ना। इसमें आपने वैलेंसी फैक्टर निकालना है। एक ये सवाल है, मैं सवाल लिखता चल रहा हूँ, आप लोग करते चलेंगे बेटा। नेक्स्ट है एफ ई थ्री ओ फोर गिव्स आउट एफ ई टू ओ थ्री। इसमें चेंज देखना है, बताना है क्या रहेगा। आइए जरा।
क्वेश्चन लिखते चलिए, सब आपका करना चाहो तो यहाँ करो, नहीं तो घर पे करना चाहो घर पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सब पुराने वाले जैसे मैं करवाए थे वैसे ही ये सारे है ना। वही है, जैसे इसमें कितना है, +2 का चार्ज है, कितना यहाँ पे देखो +4 के ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, जीरो से देखो -1 में जा रहा है, निकाल सकते हैं डिफरेंस, नॉट अ बिग डील है ना। चलिए, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं क्वेश्चन लिखवा देता हूँ, या आप लोग घर से करके आएंगे, अगर डाउट आता है तो पूछ लीजिएगा मेरे से। FeC2O4, FeC2O4 gives out Fe3 plus CO2। नेक्स्ट, AS2S3 gives out H2AsO4 माइनस प्लस, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, SO4 2 माइनस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, K4 FeCN होल 6 gives out Fe3 plus CO2 प्लस NO3 माइनस। देख लिया ऊपर वाले? हाँ, नेक्स्ट, BaSCN होल ट्वाइस थायोसाइनाइड gives out Ba2 plus SO4 2 माइनस। ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर डाल देंगे तब की बात है, ये ना, इनको रिएक्शन करवा दिया जाए तब है ये। ठीक है, SO4 2 माइनस प्लस HCN, वैलेंसी फैक्टर फाइंड आउट करना है आपको। बाकी तो आप कर लोगे, पर ये वाला जरा करके बताओ अभी, आ जाओ। ये वाला और ये वाला, ये दो आप अभी करके बताएंगे मुझे। बाकी तो आप घर से करके ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये दो क्वेश्चन है, ये आप अभी करेंगे। नोट हो गया ऊपर वाले क्वेश्चंस? चलिए, अब ये दो क्वेश्चन आपको अभी करने हैं बेटा। ठीक है, स्टार्ट डूइंग, और बताएंगे वैलेंसी फैक्टर कितना है। वैलेंसी फैक्टर निकालना बेटा।
बताइए जरा हुआ। हाँ, ये करके बताऊं? देखो जरा, पोटेशियम तो हमेशा +1 में ही रहेगा, उसमें कुछ चेंज आएगा नहीं। एफ यहाँ पे किस फॉर्म में दिख रहा है आपको? 2+ में, इधर देखो +3 में। कितने का चेंज आया? 1 का चेंज आया। कितने एफ है? 1 है, तो टोटल चेंज एफ से कितना आएगा? 1 प्लस। कार्बन बताओ किस फॉर्म में है? +2 में है। ठीक है, कैसे +2 में है? तो सी एन पे चार्ज -1 का है, नाइट्रोजन पे चार्ज, ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन का -3। ये बेसिकली कितना शो करना चाहिए ताकि चार्ज -1 आए? +2 ही तो करेगा। तो कार्बन यहाँ पे है +2 के फॉर्म में, इधर कार्बन +4 के फॉर्म में। कितने का चेंज है? 2 का चेंज है। और कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको? 6। तो 6 2 जा 12। तो टोटल चेंज कितना कार्बन से आया? 12 का। प्लस नाइट्रोजन किस फॉर्म में है? -3। यहाँ नाइट्रोजन किस फॉर्म में है? +5। कितने का चेंज आया बेटा? 8 का। -3 से +5 तक 8 का चेंज आया। और 6 है तो क्या करेंगे? 8 6 जा 48। जोड़ के बताओ जरा कितना आएगा? 61। ठीक है, तो इसका जो वैलेंसी फैक्टर हो गया वो कितना हो गया? 61 हो गया। तो आपसे पूछा जाएगा इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे? जो भी मॉलिक्यूलर वेट है हमारा वो डिवाइड कर दें कितने से? 61 से। ठीक है, सभी क्लियर है ये चीज? इसी तरीके से ये वाला भी करिए जल्दी से। सल्फर नहीं बेटा, -2 में है। जी हाँ, सल्फर -2 में है। ये दो थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन हैं, इसलिए मैंने आपको ये करवा रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि ऐसे भी क्वेश्चन करे जा सकते हैं। ठीक है, कितना? 10 नहीं आएगा दोस्त, 12 आएगा। बताऊं? आया किसी का आंसर? कितना है? 12 कैसे आया? ठीक है, +2 में है। जोड़ के बताओ जरा कितना चार्ज हुआ? नहीं नहीं, जैसे आप बता रहे हैं ना, कार्बन यहाँ पे +2 आप बता रहे हो, 0 है यहाँ पे, है ना? 0 कैसे हो जाएगा भाई? तो नाइट्रोजन का कितना है? -3। तो -3 -2 जुड़ो कितना बनेगा? -5 नहीं बनेगा जाके क्या? -5 चार्ज होता है क्या इसमें? नहीं। बेरियम देखो, बेरियम पे चार्ज कितना है? 2+ का होता है। तो 2+ को बैलेंस करने के लिए देखो 2 लगे हैं, ये लोग 2 लगे हैं, इसका मतलब SCN पे मिला के चार्ज होगा, -1 का चार्ज आएगा। ये समझ आती है सेंस? तो ये -2, नाइट्रोजन -3, तो कार्बन को कितना शो करना पड़ेगा? इसको शो करना पड़ेगा +4। तो देखो 3 और 2 5,
-5 और +4 कितना बने, -1 बनेगा जाके, तो ये SCM4 -1 का आएगा। ठीक है, अब इधर देखो सल्फर यहाँ पे है +6 में, इधर कार्बन किस फॉर्म में, यहाँ पे देखो आपका +2 में, क्योंकि नाइट्रोजन -3, हाइड्रोजन +1, +2 बराबर हो जाए 0, 0 ही चार्ज है इसके ऊपर। ठीक है, जरा चेंज देखो, सल्फर -2 से गया है +6 में, कितने का चेंज आया है, 8 का। हाँ, एक मिनट, कार्बन +4 से कहाँ गया है, +2, कितने का चेंज आया, 2 का। पर ध्यान दो जरा, इसका तो हो रहा देखो ऑक्सीडेशन, इसका हो रहा है रिडक्शन, तो आप प्लस करवाएंगे या माइनस करेंगे, -2। बत्ती चमकी दिमाग में, नहीं, देखो जरा, इधर +2 से कहाँ जा रहा था, +3, तो बढ़ रहा था, +2 से +4 जा रहा था तो बढ़ रहा था, -3 से +5 जा रहा था तो बढ़ रहा था, इसलिए हमने सबको ऐड कर दिया। यहाँ पे देखो एक चीज बढ़ रही है, एक चीज कम हो रही है, आपसे पूछेगा व्हाट इज द टोटल चेंज, एक चीज बढ़ रही है एक कम हो रही है, तो जाहिर सी सब्ट्रैक्ट ही तो करोगे उसमें से। तो ये सल्फर -2 से +6 गया, यानी ये तो बढ़ा है 8 से, और कार्बन जो है वो +4 से +2 गया है, यानी ये कम हुआ है, कितने से, 2 से। और ऐसे कितने लोग हैं, 2 लोग हैं ना, तो मैं क्या करूँ आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। अब बताओ कितना बचा, 6 × 2 बराबर 12 है ना। अब आपको ऐसे नहीं समझ आता तो वैसे समझ लो कि सल्फर है -2 से गया है +6, यानी कितने का चेंज है, 8 का। 2 सल्फर है तो कितना चेंज आ गया, 16 का, माइनस +4 से कहाँ गए हम, +2, यानी 2 का कम हुआ है, बट है कितने लोग, 2 लोग हैं, तो कितना कर देंगे 4, कितना आ जाएगा आपका 12। आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी है वैसे कर सकते हैं। क्या बोल दोस्त, नाइट्रोजन देखो जरा, नाइट्रोजन यहाँ भी -3 है, यहाँ भी -3 है, जब तक कोई चेंज नहीं आता तब तक तो हम काउंट करते नहीं है। जैसे बेरियम, यहाँ देखो यहाँ भी 2+ में ही तो था, इधर भी देखो 2+ में है, क्या कोई चेंज आया क्या, नहीं, चेंज नहीं आएगा तो हम इसको नहीं लिखेंगे। जैसे पोटेशियम वाला इधर था, इधर K+, इधर भी K+ ही रहा होगा, वो नहीं बदलता है आपका। ठीक है, तो जो चेंज होते हैं उनका ही बस हमें लिखना होता है। क्लियर है ये चीज, ठीक है, नोट करिए जल्दी से। चलिए, तो हाफ रिएक्शन के लिए हमने पढ़ लिया है, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं और फुल रिएक्शन। ठीक है, तो पूरे रिएक्शन के लिए कैसे लिखा जाता है, तो नेक्स्ट हेड डालिए, बी पार्ट, लिख लिया था वो, बी पार्ट लिखेंगे फॉर फुल रिडॉक्स रिएक्शन। लिखेंगे जरा, फॉर फुल रिडॉक्स रिएक्शन, या फॉर कंप्लीट, फुल की जगह कंप्लीट भी कर सकते हैं, फॉर कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, चलिए लिखिए जरा, हेडिंग है बेटा, ये सेकंड पार्ट है ना बेटा, फॉर कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन। अभी तो हम ए पार्ट किस कौन सा पढ़ा था हमने, हाफ रिएक्शन के लिए, तो बी अब कौन सा पढ़ेंगे, कंप्लीट पढ़ेंगे ना। लिखिए जरा, वैलेंसी फैक्टर ऑफ अ कंपाउंड, वैलेंसी फैक्टर ऑफ अ कंपाउंड involved in a redox reaction, involved in a redox reaction is defined as the valency factor of a compound involved in a redox reaction is defined as the total number of electrons, is defined as the total number of electrons involved in, total number of electrons involved in, defined as the total number of electrons, as the total number of electrons involved in oxidation half, or involved in oxidation half or reduction half, or reduction half, divided by its coefficient, divided by its coefficient in
बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, कोफिशिएंट इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, है ना। चलिए देखिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं, KMnO4 प्लस H2C2O4 प्लस H2SO4 gives out MnSO4 प्लस CO2, बैलेंस करो जरा इसको, प्लस CO2 प्लस H2O, बैलेंस करिए इसको जल्दी से। प्लस K2SO4, क्या, हाँ एम सल्फेट है ना, तो Mn+2 में होगा। हो गया, बताइए इतना टाइम नहीं लगना चाहिए ना बेटा, अब तो कर चुके हैं सारी चीजें। जल्दी बोलो, हाँ बोलो। 2KMnO4, 5H2C2O4, 3H2SO4, हाँ 2MnSO4 प्लस 10CO2, 8H2O, बस इतना ही। हाँ ठीक, K2SO4, ठीक है। अब देखो ये जो इक्वेशन हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन जब आ चुका है, मुझे फाइंड आउट करना है इसका वैलेंसी फैक्टर, है ना। तो ध्यान से देखना जरा, आपसे क्या कहा गया है, आपको क्या चेक करना है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन किसके अंदर, ऑक्सीडेशन हाफ के अंदर या फिर रिडक्शन हाफ। आपने टोटल इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं बेटा कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, और उसके बाद उन इलेक्ट्रॉन्स को हम किससे डिवाइड कर देंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। तो यहाँ पे बताओ Mn किस फॉर्म में नजर आ रहा है आपको, ये +7 में नजर आ रहा है आपको, ठीक है। और किधर जा रहा है बेटा, ये +2 में। कितने का चेंज आया है, 5 का। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होने चाहिए इसमें, 5 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा है, और आगे 2 भी लगा हुआ है ना, तो कितना टोटल हो गए 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, डिवाइडेड बाई इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना आ गया 2। तो यहाँ से देखो, यहाँ तक जाते जाते ये इसको जाने में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो देखिए
वैलेंसी फैक्टर कितना आ जाएगा 10/2। 10/2 का मतलब 5। देखो याद करो कि MnO4 के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, एसिडिक मीडियम में इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आता है 5 आता है, न्यूट्रल न्यूट्रल में या फिर स्लाइटली बेसिक में 3 आता है, और स्ट्रांगली बेसिक में 1 आता है। देखो वही आया कि नहीं आया, ठीक है। इधर बताओ कार्बन का कितना दिख रहा है +3 है, +4 है, कितने का चेंज आ रहा है 1 का चेंज आ रहा है, और 5 to the 10, तो यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए होंगे इसमें 10 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए, तो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या लिखेंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व डिवाइडेड बाई इस वैलेंसी फैक्टर कितना है 5, यानी कितना आ चुका है बेटा 2 आ गया। क्लियर है ये चीज? हाँ तो क्या हो गया, कहाँ मल्टीप्लाई नहीं हुआ, समझा नहीं क्या कहना चाह रहे हैं। 5 to the 10 ही तो 10 कार्बन ही तो है यहाँ पे। हाँ तो बराबरी तो होने चाहिए, तो कम ज्यादा कौन सी रिएक्शन में होते हैं बेटा? तो ये वाला, हाँ हाँ मल्टीप्लाई इसलिए गए क्योंकि 10 कार्बन है ना दोस्त। हाँ तो वो तो लिखा ही जाएगा ना, जितने कार्बन इधर उतने कार्बन उधर, लेकिन ऐसा थोड़ी ना हो गया 10 कार्बन लिख दो उधर में 2 कार्बन लिखो, तो बैलेंस कैसे हुआ इक्वेशन पे? बैलेंस का मतलब ही होता है जितने एटम्स हमारे रिएक्टेंट में उतना ही हमारे प्रोडक्ट्स में। अभी हम इतने क्लासेस से यही काम तो कर रहे हैं, बैलेंसिंग ही तो सीख रहे हैं इतने टाइम से। आप देखो ना इसमें आप डाउट आपका कहाँ पे आ रहा है, आपका डाउट यहाँ नहीं कहीं दूसरी जगह पे डाउट है। हम्म हम्म अच्छा ये 10 के, ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हैं दोस्त, कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, एटम नहीं देख रहे हैं हम, ये देख रहे हैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हुए। तो देखो +3 से +4 अपन गए, कितने का डिफरेंस आया 1 का डिफरेंस आया, और कितने कार्बन है यहाँ पे 10 कार्बन है, तो सबका जोड़ लो, एक 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 करके जोड़ो, या 10 बार जोड़ो कितना आ जाएगा 10 ही तो आएगा। इधर देखो +7 से हम +2 तक गए, कितने का डिफरेंस आया 5 का डिफरेंस आया, तो एक Mn 5 का डिफरेंस लेके आता है कितने हमारे पास 2 Mn है, तो बताइए कितना डिफरेंस आएगा टोटल 10 का ही तो आएगा, वही तो लिख, ठीक है। इधर बताइए, अब तो देखो आसान हो गया, तो देखो टोटल इलेक्ट्रॉन जितने इन्वॉल्व है, कितने रिएक्शन में इन्वॉल्व है, चाहे ऑक्सीडेशन आप चाहे रिडक्शन आप, कितने रिएक्शन इन्वॉल्व है इलेक्ट्रॉन्स 10 ही तो इन्वॉल्व है, डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है इसका 3, ये लो भाई साहब, ठीक है। तो ऐसे आप फुल रिएक्शन के लिए निकाल सकते हैं, मतलब आपको बस इतना देखना है टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व कहाँ पे, ऑक्सीडेशन हाफ में इन्वॉल्व है या रिडक्शन हाफ में इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रॉन्स निकाल लीजिए और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा उनका वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। ये फुल रिएक्शंस के लिए, ठीक है, बट बाकी तो आपको चीजें मैं सिखा ही चुका हूँ, वहां से आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है। नोटेड डाउन फास्ट, क्या 10/3 बेटा हमने अभी पढ़ा ना, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन हाफ या रिडक्शन हाफ डिवाइडेड बाय द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो इलेक्ट्रॉन्स टोटल रिडक्शन हाफ में 10 इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये वाला 10, ये तो हमने क्या पढ़ा है टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमें किस में चेक करने हैं, या तो ऑक्सीडेशन हाफ में चेक करो या रिडक्शन हाफ में चेक, ऐसा थोड़ी ना हम इसके लिए देखेंगे, आपसे कहा ही यही गया है कि ऑक्सीडेशन हाफ में चेक करिए या फिर रिडक्शन हाफ में चेक कर लीजिए, जितने इलेक्ट्रॉन टोटल इन्वॉल्व होंगे वो हर एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट से उसके कोएफिशिएंट से आप डिवाइड करवा दीजिए, वो उसका वैलेंसी फैक्टर आ जाएगा। तो देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व थे, ये रिडक्शन हाफ का था, ये ऑक्सीडेशन हाफ का था, यहाँ पे थोड़ी ना कुछ हो रहा है, क्योंकि यहाँ भी देखो +6 है और यहाँ भी +6 है, तो थोड़ी ना इसका वैलेंसी फैक्टर करते घूमेंगे कि नहीं से इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। हमें तो ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ में ही तो देखना है, यहाँ पे ना ऑक्सीडेशन हो रहा है सल्फर का, ना रिडक्शन हो रहा है, हमें चेक कहाँ करना है ऑक्सीडेशन हाफ में या फिर आप रिडक्शन हाफ में, तो ये दो रेफरेंस थे इसलिए मैंने आपको दोनों दिखा दिया। बाकी वैलेंसी फैक्टर कैसे निकाला जाएगा किसका, ये तो बैलेंसिंग में साथ में आ गया है ना, ठीक है। तो ये चीज क्या है बेसिकली, हमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स एक रिएक्शन में ही तो देखना है, कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन जब होता है तो एक चीज इलेक्ट्रॉन्स देती है, दूसरी चीज इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करती है, इलेक्ट्रॉन दी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट की, एक का ऑक्सीडेशन हुआ एक का रिडक्शन हुआ, राइट, डिवाइडेड बाई साथ में चीजें तो उसको बैलेंस करने में लगी पड़ी हैं, हमने क्या किया कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिया, उसका वैलेंसी फैक्टर आ गया। वही तो मैं बता रहा था अभी दोस्त, वही तो बताया मैंने, टोटल इलेक्ट्रॉन्स मुझे लेने हैं ऑक्सीडेशन हाफ या रिडक्शन हाफ के,
और ऑक्सीडेशन हाफ कौन सा है? ये वाला ही तो ऑक्सीडेशन हाफ है। रिडक्शन हाफ कौन सा है? ये वाला। तो आप चाहे इस वाले को पिक कर लो चाहे इस वाले को पिक कर लो, आपकी मर्जी है। दोनों मैंने इसलिए करके बता दिए कि भैया दोनों सबको आसान पड़ेगा, वरना मैं सीधा सीधा इसको हाइड कर लेता, यहाँ से बता देता बस कि देखो +7 से गए +2 तक कितने का चेंज आया, 5 का, 2 है तो कितने चेंज आएगा 10 का, तो 10/2 10/5 10/3 कर देता तो हो जाता। अब दोनों आपको बता दी इसलिए शायद आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर ऑक्सीडेशन आपने रिडक्शन बता दी फिर ऑक्सीडेशन बता दी, इसका सर आपने बताया ही नहीं, है ना, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हैं। वरना मैं तो एक ही बता देता बेटा, देखो चाहे रिडक्शन हाफ देख लो चाहे ऑक्सीडेशन हाफ देख लो, कोई एक चूज कर लो, टोटल इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, सिंपल है सर। ज्यादा बता दिया इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं आप। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत आता है, चलिए उसके बाद डालिए इरेज कर दो, ये लिख लिया, जल्दी करो चले आगे, नेक्स्ट डालिए डिटर्मिनेशन ऑफ वैलेंसी फैक्टर। डिटर्मिनेशन ऑफ वैलेंसी फैक्टर इन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है ना, कि कोई अगर बेटा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन अगर आ जाए तब अपन कैसे करेंगे। तो पहले की एग्जांपल ले लेते हैं, Br2 इससे बन रहा है आपका Br माइनस प्लस BrO4 सॉरी BrO3 माइनस। ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है ना। अच्छा, आपसे क्या कहा गया है कि आप बेटा इसका वैलेंसी फैक्टर बताइए, है ना, वैलेंसी फैक्टर कैसे निकाला जाएगा, है ना। आप देख लो जरा कैसे निकालते हैं इसका वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर कुछ और नहीं होता है, इसमें होता है N1 इंटू N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, है ना। अब ये N1 N2 क्या है, देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पे किस फॉर्म में चला गया, यहाँ पे बताओ +5, है ना। आपको क्या चेक करना है, ऑक्सीडेशन कितना हुआ, रिडक्शन कितना हुआ। तो किसी को भी N1 मान लो किसी को भी N2 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 से देखो कहाँ गया ये -1, यानी कम हुआ है। कितने ब्रोमीन थे, 2 थे, तो एक की वैल्यू N1 की मान लो लेट्स से कितनी हो गई 2 इंटू 0 से कहाँ गया देखो +5, कितने का चेंज आया 5 का, कितने ब्रोमीन थे 2 ब्रोमीन, तो 5 2 ज़ा 10 डिवाइडेड बाई 2 + 10, तो कितना आ गया 20, 12 और कर लो 10 6 फिर 5 3, तो कितना आ गया इसका 5/3, दैट्स इट। ठीक है, तो जब भी कोई डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आता है आपने देखना है ऑक्सीडेशन कितना हो रहा है, रिडक्शन कितना हो रहा है, ऑक्सीडेशन इनटू रिडक्शन डिवाइड बाय N1 + N2, सिंपल एज दैट। ठीक है, चलिए एक और सवाल करके बताएंगे, इसी तरह का है। हो गया ये, जल्दी से लिखें, एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको इसी टाइप का है, करके बताएंगे आप। H3PO2 gives out on heating H3PO4 प्लस TH3, है ना। इसमें पूछा गया कि बताइए इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है। वीडियो नहीं आ रहा है, वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है इसका, जरा देख लेंगे एक बार। वीडियो नहीं आ रहा इसका, रिकॉर्ड नहीं हो रहा, पता नहीं, ये तो अलग लिखा हुआ है ना, उस पर अलग लिखा हुआ है।
2 आएगा क्या? यस करेक्ट, 2 आएगा। ठीक है, मुश्किल से 2 मिनट हुआ। हो गया। चलिए तो इसको देख लो फटाफट, कितना है यहाँ पे? ये +1 है, इधर बताओ +5, इधर -3। देखो कितने का चेंज आया? 4 का चेंज आया है। N1 इसमें कितना हो गया? 4 इंटू 4। एक ही फॉस्फोरस है तो कोई ज्यादा वो है नहीं। कितना जाएगा? 4 + 16/8, 2 आ गया। तो वैलेंसी फैक्टर इसमें कितना है? इसका हो गया बेटा 2। ठीक है, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन में भी निकालना सीख गए आप। डाउट है इसमें किसी बच्चे को? चलिए उसके बाद, नहीं नहीं इसमें क्या जरूरत है, डिस्प्रोपोर्शनेशन में कोई जरूरत नहीं है आपको। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, चलिए वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन इसका आने वाला है, दैट इज हेडिंग डालिए, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, ठीक है ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, और इससे देखिए बहुत सारे सवाल इससे आसानी से ही सॉल्व हो जाते हैं, है ना, इसमें बैलेंसिंग की जरूरत भी नहीं पड़ती आपको। तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट मेरे पास A + B गिव्स आउट C + D, और आपसे कह दिया कि ये जो इक्वेशन है ये अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड का मतलब, अगर बैलेंस है तो ठीक है, नहीं है तो आपको लोड नहीं लेना कि मुझे इसको बैलेंस करना ही करना है ना। आपको क्या देखना है कि जैसे याद करो हम पहले पढ़ते थे ना कि नंबर ऑफ मोल्स चेक किया करते थे, किसमें मोल्स, इसके मोल्स सर ये करेंगे। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, बट थोड़ा सा चीजें अलग हैं। याद करिए जरा, जब हम ये इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो मोल के बराबर कौन सी चीज पढ़ी जाती है? ग्राम इक्विवेलेंट पढ़ते हैं अपन, है ना। तो यहाँ पे हम बिना बैलेंसिंग के ही बोल सकते हैं क्या कि सर जितना ए रिएक्ट किया होगा इसके इक्विवेलेंट के साथ, उतना ही बी ने रिएक्ट किया होगा, उतना ही कौन बना होगा? सी, उतना ही कौन बना होगा? डी। तो सिंपली हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ए रिएक्टेड बराबर किसके आने चाहिए? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ बी reacted. This will be equal to what? Number of gram equivalents of C formed, and this will be equal to what? Number of gram equivalents of D formed. ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, यही है हमारा लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, है ना। आप कई लोग ऊपर से निकल गए होगा सर ये कैसे कैसे बराबर बराबर आपने कर दिया। तो याद करिए हमने स्टार्टिंग में चीज पढ़ी थी, MgO वाला केस लिया था हमने, MgCl2 का केस लिया था, और थर्ड पढ़ा था हमने MgH2 वाला। तीनों में ही देखो डिफरेंशिएशन सब में अलग अलग था, एक में था 8 ग्राम के लिए, एक में था 35.5 ग्राम के लिए, एक में था 1 ग्राम के लिए, और तीनों में ही जो इक्विवेलेंट मास निकल के आया सब में सेम आया था, अलग अलग आया था? सेम ही आया था। तो अल्टीमेटली हमें क्या दिख रहा है? ग्राम इक्विवेलेंट्स जितने एक ही होंगे, चाहे किसी के रिस्पेक्ट में ही क्यों ना हो, वो हमेशा बराबर ही आएंगे, A बराबर B, C और D के। तो कैसे कैसे रिलेट करेंगे अभी शायद में भी थोड़ा सा इतना आपको डाइजेस्ट ना हो पा रहा हो, क्योंकि पहली बार चीज देख रहे हैं। क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ आएगा, अभी करेंगे, ठीक है। चलिए इसको फटाफट नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट कुछ नहीं, क्या नहीं, डाउन नहीं लग रहा हूँ, सोया नहीं था रात में, बस इतना है। और अब इस चीज को अपन लिखेंगे कैसे, है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि सर ये तो कर लिया ग्राम इक्विवेलेंट्स वाला, और इसको थ्योरी में कैसे हम इसको न्यूमेरिकल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना। देखिए जरा, आपने ये तो चीज पढ़ा रखी ना मैंने आपको, N1V1 इक्वल टू N2V2 पढ़ा रखा है ये, N1V1 इक्वल टू N2V2,
पता रखा ना ये तो। नॉर्मेलिटी क्या होती है बेटा? मोलैरिटी इंटू इंटू एन फैक्टर, यानी एन फैक्टर को सीधे मैं n1 लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं ना? लिख दिया मैंने n1, और ये क्या है बेटा? v1 बराबर, इसकी जगह क्या लिख दूं मैं? m2 इंटू n2, और यहाँ पे आ गया देखो v2। कुछ याद करो, हमने कहीं कहीं कुछ ऐसा पढ़ा है? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम कुछ सुना है आपको? नंबर ऑफ मोल्स होते हैं शायद, याद आया? या ऐसे देख लो, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम ही तो होता है। तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स। लेकिन यार हमने तो उसको पहले ही एन ले लिया, कुछ दूसरा सिंबल बना था, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप, है ना? एक काम कर लेते हैं, इसको वैलेंसी फैक्टर है ना, तो उसको VF1 लिख देते हैं ना, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। वैलेंसी फैक्टर 1, अब ठीक है ना? और यहाँ पे लिख देते हैं हम इसको वैलेंसी फैक्टर 2। ठीक है, अब एन एन में कंफ्यूज नहीं हो गया। तो देखो M1 और V1 ये दोनों मिलके क्या बन चुके हैं? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स किसके बेटा? N1, और ये क्या आ चुका है? VF1। दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? M2 इंटू V2, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2 इंटू VF2। बस इसी चीज को आपने पकड़ के चलना है, इसी से ही आपके सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। जैसे आपसे कह दिया जाए A और B अगर रिएक्ट कर रहे हैं, है ना, तो बताइए जरा कैसे से इक्वेशन को लिखा जाएगा? तो हम क्या लिखेंगे? सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड इनटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ 1 विल बी इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इनटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ ये बी। फिर आपसे सी के लिए पूछ ले तो क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी इनटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ सी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी इनटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ डी। तो ये जो देखो नंबर ऑफ मोल्स हैं, आपका इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? बैलेंसिंग में ही प्रॉब्लम आती थी ना हमेशा। वैलेंसी फैक्टर ने इन सभी चीजों को अपने आप में मर्ज करके एक साथ बैलेंस कर दिया, तो हमें इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर हम बैलेंसिंग फैक्टर को अगर नहीं करेंगे ना, तो फिर हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा, फिर हमें देखना पड़ेगा कि सर कितने कोफिशिएंट थे, कितना रिएक्ट किया था, कितने मोल्स थे, उसी हिसाब से हम कोफिशिएंट को यूज करेंगे। बट जैसे ही बैलेंसिंग फैक्टर आ चुका, तो बैलेंसिंग फैक्टर ने इन सभी का जो बैलेंसिंग वाला पार्ट था वो तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर दिया है ना। करेक्ट? तो क्या आप मुझे इनकी उसको बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं। तो समझ के चलना, चीज एक ही है, घुमा फिरा के अल्टरनेट अप्रोच है और कुछ नहीं है। जैसे अगर इसको बैलेंस करेंगे तो कोफिशिएंट आ जाएगा, तो क्या कौन सा कॉन्सेप्ट लगा देंगे? प्योरली मूल वाला लगा देंगे अपन, जिसमें होता है ना, सपोज लिखा हो या ए लिखा हो या 2C लिखा हो और बैलेंस हो, तो इसका मतलब क्या होता है कि सर जब ए रिएक्ट करता है तो उसके 2 मोल बनते हैं, ये तो हम पढ़ते हैं। बट अगर इसको बैलेंस करके ना लिखा जाए फिर, तो हमने इसमें बैलेंसिंग फैक्टर में ही इसको इंक्लूड कर देंगे। बैलेंसिंग फैक्टर अल्टीमेटली क्या है? कितने का चेंज आया, ऑक्सीडेशन, हाफ रिडक्शन आ गई, तो सब चीजें अपन उसमें एडजस्ट हो जाती है कि नहीं हो जाती है? तो जो बैलेंसिंग का पार्ट है वो बैलेंसिंग फैक्टर में तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो चुका है। अब आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है मैंने कुछ नई चीज यहाँ पे पढ़ा दी है, सिर्फ नया अप्रोच बताया है और कुछ और नहीं है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, सेम ही चीज है बट नई अप्रोच के साथ हम पढ़ रहे हैं। तो बैलेंसिंग फैक्टर ये क्या मतलब दिखाता है कि हमने कोफिशिएंट को उसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड करके ही रखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? इसको जल्दी से नोट कर लो। अब हम अपन करते हैं क्वेश्चंस, और देखना बहुत अच्छे से बड़े बड़े क्वेश्चन हाल सॉल्व हो जाएंगे। मेरी भर दो यार बहुत, थैंक यू। आधा ठंडा आधा नॉर्मल। बस 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 बस, इतना ही पानी डाल दो उसमें, सिंपल वाला, बस। थैंक यू। हो गया? चलिए इरेज करूँ अब। आप देखो क्वेश्चन, अब जादू देखना है इसका, है ना, बहुत बढ़िया, मजा आएगा। अभी तक तो बोरियत फील कर रहे थे। लिखिए क्वेश्चन जरा। हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMnO4, हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMnO4 in acidic medium, in acidic medium
is required to oxidize 100 ml 0.2 molar KNO2 solution, हाँ फुल स्टॉप, इतना ही देखो आपसे कहा गया, ठीक है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMnO4 in acidic medium is required or needed to oxidize 100 ml 0.2 मोलर वाले KNO2 के सॉल्यूशन को, है ना। आप देखो आपसे क्या कहा गया, बहुत आसान सी चीज है। अगर आप वैसे करने जाओगे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी, है ना, और इक्विवेलेंट से करेंगे, देखना एक लाइन में सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आपसे कब क्या पूछा गया, मोल्स पूछे गए हैं किसके, KMnO4 के, कौन से मीडियम के अंदर, एसिडिक मीडियम। जरा याद करो एसिडिक मीडियम में मैंने वैलेंसी फैक्टर कितना होता है 5, तो आपको पता है ये चीज। इज रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज, किसको ऑक्सीडाइज किया है, इस वाली चीज के सॉल्यूशन को ऑक्सीडाइज किया, और इसका देखिए वॉल्यूम क्या दे रखा है 100 ml, मोलैरिटी दे रखी है। बताओ मैं क्या करूं, यानी ये चीज के साथ ही रिएक्ट करेगी तो मैं क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ व्हाट, KMnO4 विल बी इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ KNO2, ठीक है। आपको रिएक्शन लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ी। बताइए कितना आना चाहिए, याद करो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, N1 इंटू VF1 इक्वल टू N2 इंटू VF2। N1 मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KN, यही तो मैं निकालना है। N1 इंटू वैलेंसी फैक्टर, देखो एसिडिक मीडियम में कितना होना चाहिए 5 है, याद करो मैंने बताया था काम आएगी चीज बहुत आगे। N2 नंबर ऑफ, N2 देखो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, बट ये वॉल्यूम तो मिलीलीटर में है ना, मुझे तो लीटर में चाहिए होता है, ठीक है। तो क्या करें, 1000 से डिवाइड कर दें तो कितना बनेगा जाके 0.1, तो 0.1 इंटू 0.2, और वैलेंसी फैक्टर किसका, ये VF2 है ना। ये अगर बस इतना और मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा भाई, है ना। आओ जरा देखते हैं, है ना, अब थोड़ा समझना, लॉजिक समझना जरा, ठीक है ना। KNO2 है दोस्त, है ना। अब देखो सर कैसे निकाला जाए इसका वैलेंसी फैक्टर, तो बताओ ये एसिड है या बेस है, एसिड है ना। अब देखिए जरा क्वेश्चन क्या बोलता है, KMnO4 जो है इसको हमने किसके साथ रिएक्शन करवाया, KNO2 के साथ रिएक्शन करवाया, है ना। ये देखो +7 था, तो ये एसिडिक मीडियम में कहाँ जाना चाहिए, +5 का तो डिफरेंस आएगा ना, तो किस में जाना चाहिए, Mn2+ में जाना चाहिए, ठीक है। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, कि MnO4 क्या है, बहुत हाई ऑक्सीडाइजिंग है। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन किस फॉर्म में दिख रहा है आपको, है +3, तो जब ये नाइट्रोजन को +3 से अगर ऑक्सीडाइज करेगा तो कहाँ लेके जाएगा, +3 से तो ज्यादा ही जाना चाहिए। और नाइट्रोजन की मैक्सिमम स्टेट क्या होती है, ग्रुप 15 से बिलोंग करता है, और ग्रुप 15 में मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, +5 तक ही तो जा सकता है। तो बताइए नेक्स्ट क्या बनना चाहिए, NO3-, देखो जरा कितना आ गया यहाँ पे +5, यस और नो। अब देख लो चेंज कितने का है, धड़ाधड़ पुट कर दो और सॉल्व कर दो, हो गया सॉल्व, डन है। करिए जल्दी से। मुश्किल था सवाल, क्या हुआ, अरे के मतलब चला, वो तो सॉल्यूशन में ही आएगा, K+ है कहीं भी रहेगा सॉल्यूशन, है ना। ये खत्म हो गया, देखो इनको कोई काउंट नहीं करता है, Na+ हो गया, K+ हो गया, ये सॉल्यूशन पड़े रहते हैं वैसे ही एक्स्ट्रा में है साइड से, ठीक है। चलो बताओ बैलेंसी फैक्टर कितना आएगा महक इसका, +3 से +5 है, कितना आएगा, 2 का चेंज आएगा, तो यहाँ पे कितना पुट करवा दें इसकी जगह पे, 2 पुट करवा दो, बताओ आंसर आ जाएगा कि नहीं, N1 इंटू 5 विल बी इक्वल टू व्हाट, 0.1 इंटू 0.2 और इंटू 0 और सीधा सीधा 2, सॉल्व कर लो, नंबर ऑफ मोल्स आ गए, देखो आंसर आ गया बढ़िया से। इजी है, वैसे करने बैठते तो हालत खराब हो जाती है आपकी।
मोल से करते हैं ना, तो पहले बैलेंसिंग करते हैं उसकी सारी चीजें, प्रोडक्ट्स आपको गिवन होने चाहिए थे, वो प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करते, है ना। शॉर्ट 0.008 आएगा, हाँ 0.008 आएगा। ठीक है, ठीक है। अब इसमें कितना समय लगा आपको, ये तो मैंने बताया है, तब आपको इतना समय लगा हार्डली 30 सेकेंड्स, है ना। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो फटाफट लिखो, धड़ 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 उड़ा दोगे और काम हो जाएगा। थोड़ा बस इसमें लॉजिक लगेगा, थोड़ा सा आपको दिमाग एक्टिवेट, क्या हो गया, और ये यहाँ पे क्यों लगा ले, तो बस में टिकट काटने जा रहे हो क्या, है ना। थोड़ा अच्छे से बैठा करो। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। इरेज कर रहा हूँ, लिख लिया होगा शायद आप लोगों ने, जल्दी करो। आज खत्म करना है बेटा, है ना, थोड़े रिडॉक्स खत्म करना है, 2-3 सवाल और रह गए बस, बस बस 1-2-3 सवाल और रह गए, बाकी फिर हमारा खत्म हो गया। वही तो है, क्या कह रहे, खत्म, चैप्टर खत्म, बट पच नहीं रहा है ना, अभी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। हाँ वही तो बताया ना, वो सबसे बड़ा चैप्टर, उसमें हमने कितने सारे चैप्टर्स में इंक्लूड कर दिए थे, बहुत सारे। कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं ना, अभी दो दो क्वेश्चन और करेंगे, 1-2-3 क्वेश्चन और है ना। चलो इरेज करूँ ये, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे जल्दी से। 40 ml, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, 40 ml ऑफ 1 मोलर सेरिक आयन Ce4+, इसको सेरिक आयन बोलते हैं, सेरिक आयन is required to oxidize 20 ml of 1 molar SnCl2, 1 molar SnCl2, find final oxidation number, find final oxidation number of Ce। करिए सवाल, थोड़ा सा दिमाग लगाए, बहुत आसान सवाल है, एक लाइन में ही हो जाएगा बेटा, बहुत इजी है, बट जो स्टेप मैंने अभी सिखाया ना आपको, N1 इंटू VF1 इक्वल टू N2 इंटू VF2, उसी पे ही स्टिक रहना है और उसी सवाल करेंगे सॉल्व। इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें, केमिकल काइनेटिक्स है,
ये आज खत्म हो जाएगा। उसके बाद कौन सा स्टार्ट करें? थर्मोडाइनमिक्स है? ठीक है, पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे थर्मोडाइनमिक्स। और बच्चे, और कोई सजेशन? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सॉल्यूशन और और बताइए विष्णु, कौन सा चैप्टर शुरू किया जाए नेक्स्ट? काइनेटिक्स, इसको बताओ पहले जल्दी से। बताइए जरा जल्दी से। काइनेटिक्स, काइनेटिक्स के बोर्ड ज्यादा आ रहे हैं ना, चलो देख लेंगे। एनीवे मुद्दे पाओ जल्दी, बताइए जरा क्या होना चाहिए इसमें। नहीं समझ आ रहा कैसे किया जाए ना, अब देखना सवाल, पहले क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। 40 ml 1 मोलर वाला Ce4+ मैंने लिया, इज रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज। इससे हम किसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं? 20 ml 1 मोलर के SnCl2 को हम ऑक्सीडाइज करवा रहे हैं, तो जाहिर सी बात इसका क्या हो रहा होगा? रिडक्शन हो रहा होगा। तो आपसे पूछा गया फाइंड फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Ce4+ से लेकर किस वाले में गया, ये आपसे पूछा गया है ना। तो आपको सॉल्यूशन अगर नहीं पता है तो देखो यहाँ पे बस आयनिक फॉर्म में ही लिख लो। Ce क्या है? Ce4+ के फॉर्म में है। यहाँ पे Sn किस फॉर्म में है? +2 के फॉर्म में दिख रहा है आपको, तो प्लस कर दो Sn2+। इसने इसको ऑक्सीडाइज किया, तो ऑक्सीडाइज होने के बाद ये कहाँ चला जाएगा? Sn4+ में। अरे कार्बन वाली फैमिली से बिलोंग करता है ना, तो किस में जाएगा? +4 में ही तो जाएगा। इसको ना एक बढ़ा के कर दोगे आगे। प्लस Ce का हमें पता नहीं है, तो क्या हमने मान लिया सर? X मान लिया है ना। चलो देखो इसका कितना वॉल्यूम दे रखा है आपको? 40 ml दे रखा है। मोलैरिटी कितनी दे रखी है? 1 मोलर। वैलेंसी फैक्टर हमें पता नहीं, तो देखो 4 में से x का डिफरेंस कितना है? 4 - x। बोलो सर x - 4 क्यों नहीं किया? तो देखो हम तो ये देख रहे हैं ना कि हमें पता है इसका रिडक्शन ही हो रहा है, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 4 - x क्या होगा इसका वैलेंसी फैक्टर? यस और नो? ये बताओ ये कितना दे रखा है इसका वॉल्यूम? 20 ml 1 मोलर और वैलेंसी फैक्टर 2। तो VF कितना आ गया इसका? 2। अब बताओ क्या तकलीफ है? तकलीफ क्या है? N1 इंटू VF1 इक्वल टू N2 इंटू VF2। N1 यही नंबर ऑफ मोल्स, यही क्या पूछा गया आपसे? नंबर ऑफ मोल क्या निकलेंगे? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। मोलैरिटी कितनी है आपकी? 1। वॉल्यूम कितना है? 40 ml, बट हम किस में लेते हैं? लीटर में। तो क्या करेंगे? 40 डिवाइडेड बाई 1000 कर देंगे। और वैलेंसी फैक्टर कितना है? 4 - x है। दिस विल इक्वल टू N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ राइट वाले 1 इंटू 20 लीटर में लेंगे अपन, तो क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे इंटू वैलेंसी फैक्टर कितना है बेटा इसका? 2 है। 1000 से देखो 1000 खत्म हो गया, 20 से ये 40 दो बार चला गया, बताओ बचा क्या? 2 और 2 है, ये भी चला गया, बताओ बचा क्या? सर इतना बचा है केवल, कितना? कि 4 - x बराबर कितना बचा है? 1 बचा, यही तो है। यस और नो? x उधर लेके आओ, 1 इधर लेके आओ, तो x बराबर कितना आ गया? 3 तो आ गया। यस और नो? तो ये किस फॉर्म में आया हुआ होगा यहाँ पे? ये 3+ के फॉर्म में इस जगह पे प्रेजेंट होगा। निकल आई फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट? बिल्कुल। अरे तो वही तो मैंने बताया, ग्रुप नंबर 4 से बिलोंग, सॉरी कार्बन वाली फैमिली से बिलोंग कर रहा है ना आपका ये। कार्बन वाला देखो, कार्बन, सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, टिन और लेड। तो कार्बन मैक्सिमम कहाँ पे पहुंचता है जाके? +4 में ही तो पहुंचेगा। यस नाइट्रो, हाँ देखो हमने अच्छा जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छे लेते हैं वहीं तक लिख के जाते हैं, है ना। आपने KMnO4 देखा होगा, आपने कोई सा भी अपने पिक करके देखो, सब में कहाँ पे तक लेके जाते हैं? मैक्सिमम तक ही तो लेके जाते हैं। वीक अगर ले लें तो आपसे बता दिया जाएगा कि आपके किस स्टेट में ये पहुंच गया, तो आपसे कुछ और पूछा जाएगा। आपको सपने तो आ नहीं रहे कि सर ये कौन से स्टेट में बीच में रुकेगा जाके। हम तो ये मान के चलते हैं ना कि मैक्सिमम ही पहुंचेगा जाके। ठीक है।
जैसे नाइट्रोजन है +3 है, +3 से बढ़ा के लेके कहाँ तक लेके जाओगे आप? नाइट्रोजन +3 है ना, +3 से लेके +4 लेके जा सकते हो, +5 लेके जा सकते हो। आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसमें मिला दिया गया अच्छे से, तो आपको कौन सा वाला डेटा आपको ज्यादा हेल्प करेगा, +4 वाला या +5 वाला? +5 वाला में ज्यादा हेल्प करेगा। आपसे ये तो कहा नहीं गया कि +4 वाला ही करना है, तो आप +5 वाला लेके धड़ाधड़ काम कर दो सीधा सीधा। ठीक है। जल्दी करिए, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इरेज कर दूं ज्ञानंद? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे बेटा। व्हाट वॉल्यूम ऑफ what volume of 0.01 what volume of 0.01 molar K2Cr2O7 K2Cr2O7 in acidic medium is required to oxidize in acidic medium is required to oxidize 0.4 mole 0.4 mole of ferrous oxalate। ferrous oxalate मतलब FeC2O4 ferrous oxalate। ठीक है, सवाल बहुत आसान है बेटा। ठीक है, करके बताएं जल्दी से। What volume of K2Cr2O7 यानी K2Cr2O किसमें वॉल्यूम तो पूछा गया है आपसे। हाँ, तो मोल्स की जगह क्या लिखेंगे? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ही तो लिखेंगे। मोलैरिटी दे रखी है, वॉल्यूम आपको V बना के लिख देना है। वैलेंसी फैक्टर पूछा जाए तो देखो +6 से कहाँ जाता था, ये +3। देखो मैंने लिखवाया भी था आपको, ये वाला पॉइंट है ना। वैलेंसी फैक्टर आपको पता है, बाकी काम कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, बट ध्यान रखना इस चीज का कि 1 क्रोमियम है 2 क्रोमियम है, ये भी ध्यान रखना है आपको, है ना। वो चीज अंडरस्टूड होनी चाहिए आपको। ठीक है ना, मैंने आपको एक आयन बताया था कि क्रोमियम +6 से +3 में जाता है। कितने क्रोमियम है वो आप अपने हिसाब से देखेंगे, क्योंकि बता चुका हूँ हाफ रिएक्शन कैसे देखा जाता है, टोटल चेक करी जाती है ना। ये बताइए, एक क्वेश्चन ये बनेगा जाके Fe2 है ना, तो उसको ऑक्सीडाइज करके किस में पहुंचा देगा? Fe3 के अंदर पहुंचा देगा आपका, है ना। और क्रोमियम खुद रिड्यूस होकर किसके अंदर आ जाता है? Cr3+ के अंदर आ जाता है। उधर किस फॉर्म में? +6 में ही तो है, तो ये आ गया +3 में। और बाकी जो कार्बन है, यहाँ पे कार्बन को भी तो ऑक्सीडाइज कर ही देगा ना ये। तो कार्बन किस फॉर्म में दिख रहा है आपको? +2 या +3? ऑक्सीलेट में कितना होता है? +3 में होता है ना। तो जब ये ऑक्सीडाइजेशन मिलेगा तो +3 को ऑक्सीडाइज करके कहाँ पहुंचा देगा? +4 में। कोई कार्बन का मैक्सिमम ही +4 तक जा सकता है, तो कौन सा आना चाहिए? CO2 में ही तो होता है +4। यस और नो? यस और नो? ये क्वेश्चन बन गया, बट हालांकि आपको जरूरत नहीं है इसकी इतनी ज्यादा, आपको तो बस यहीं से ही काम चल जाएगा। देखो ये +6 से कहाँ गया? +3। एक क्रोमियम तो है, +3 का चेंज, 2 का कितना आएगा? 6। पता चल गया वैलेंसी फैक्टर आपको। ये किस फॉर्म में है? ये 2+ में है, और यहाँ तक किस फॉर्म में आ रहा है? +3 में। सॉल्व कर लीजिए, करके बताएं जल्दी से। याद करो, इसका भी तो बताया था ना, +3 से कहाँ जाएगा ये? +4। तो आपको टोटल ऑक्सीडेशन हाफ और टोटल रिडक्शन दोनों चीजें चेक करनी है। इसका बताया था कैसे निकालते हैं, सिर्फ एक का नहीं दोनों का देखा जाता है। याद आया? करिए जल्दी से। कितना? 30 नहीं आएगा दोस्त, आंसर आएगा आपका 20 लीटर। ml नहीं, लीटर, है ना। हाँ, आयुष आंसर आया? क्यों? ऑलमोस्ट क्या होता है, प्रॉपर बताओ आंसर। प्रभात, आया आंसर? क्यों? क्यों नहीं आया? देखो +6 से कहाँ गया बेटा ये? +3 में गया, कितने का चेंज आया? 3 का। 2 क्रोमियम है तो कितना टोटल चेंज आया?
6 का, ये ऑक्सीडेशन वाला है या रिडक्शन वाला है? रिडक्शन का है टोटल, +6 से +3 है ना। ये +2 से कहाँ गया? +3, कितने का चेंज आया? 1 का, 1 +3 से कहाँ गया? ये देखो +4, कितने का चेंज आया? 1 का चेंज आया, बट कार्बन कितने थे? 2 थे, तो टोटल चेंज 2, तो कितना आ गया टोटल? देखो 3 का। ये कौन सा वाला है? ये रिडक्शन है ऑक्सीडेशन? टोटल ऑक्सीडेशन है, ये टोटल रिडक्शन। अब क्या दिख रहा है, पूछा क्या गया है? ये चीज कितना इसके साथ रिएक्शन करेगी, तो आप देख लो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ दिस reacted will be equal to the number of gram equivalents of this as per the law of chemical equivalence के वजह से। इसके बताइए कितना आना चाहिए? N1 into VF1 equal to N2 into VF2, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम ही तो होता है। मोलैरिटी दे रखी है आपको कितनी? 0.01। वॉल्यूम आपसे पूछा गया है, नहीं पता है तभी तो निकालना है, तुमने इसको V मान लिया, इंटू वैलेंसी फैक्टर कितना है बेटा इसका? 6 है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकंड। कितने मोल? देखो पहले ही कह दिया गया है, 0.4 मोल ही सीधे सीधे दे दिए गए, तो मैं क्या लिखूंगा? 0.4 मोल्स। क्या मुझे मोलैरिटी या वॉल्यूम लिखना है क्या? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। इंटू वैलेंसी फैक्टर कितना है बेटा? 3 है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, हाँ ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा यानी 0.2। अब देख लो कितना बचेगा, सीधा सीधा, ज़्यादा फिर उसमें स्क्रीन पे दिखेगा नहीं, मैं इधर साइड पे कर देता हूँ। 0.01 इंटू वी बराबर 0.2, यही तो आएगा। अब ये पॉइंट हटाना है तो देखो इधर आ जाएगा, एक और पॉइंट हटाना है तो सीधा सीधा हो जाएगा। या आसान भाषा में, ये मैथ वाले बच्चे तो फट से कर लेंगे, है ना, बायो वाले बच्चों के लिए पॉइंट सर आगे पीछे बड़ी तकलीफ आती है, ठीक है। तो आप एक काम करो, इसमें भी कितने से 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 पॉइंट हटाने हैं, इधर 100 से मल्टीप्लाई कर लो, इधर भी 100 से बराबर से मल्टीप्लाई किया था तो ना, अपनी मर्जी से पॉइंट हटाने की 10 और 100 कर दो। 100 से मल्टीप्लाई करो, क्या बन जाएगा? पॉइंट हट के बन जाएगा V, और ये देखो एक 0 से ये पॉइंट खत्म, एक 0 से और कितना आएगा? 20। और वॉल्यूम देखो किस में लिया, हम लीटर में ही तो लेते हैं, तो ये कितना आ गया? 20 लीटर्स है। क्या कह रहे हो गया क्वेश्चन सॉल्व? मुश्किल थे क्या सवाल? सवाल काफी टफ टफ से होते हैं, लेकिन इससे बहुत आसान हो जाते हैं, है ना। चलिए करिए जल्दी से नोट। एंड लास्ट क्वेश्चन इसके बाद जो आएगा इस चैप्टर का, लिखिए जल्दी से। लास्ट नहीं होता है, आज लास्ट हो जाएगा, डोंट वरी। अरे भाई चलिए आगे चलें, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, लिखिए लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। व्हाट मास ऑफ हाइड्राजीन, व्हाट मास ऑफ हाइड्राजीन, हाइड्राजीन का फॉर्मूला किसी को पता है? केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा चुका हूं मैं, NH2 NH2, याद आया? जिसको हम N2H4 भी लिख सकते हैं, है ना। What mass of hydrazine will get oxidized by 100 ml 0.2 molar iodine, will get oxidized by 100 ml 0.2 molar iodine, full stop, या क्वेश्चन मार्क लगा लो बस, कितना ही क्वेश्चन है बस। आपसे हाइड्रोजन का मास पूछा गया है, रिएक्शन करवाया गया है, इस वाली चीज से पूछा है कितना मास बेटा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, है ना, करके बताएं जल्दी से। हाइड्रोजन का फॉर्मूला N2H4, आयोडीन मिलाया है I2। देखो ये कहीं पड़ा पड़ा सा रिएक्शन नहीं लग रहा है क्या? कुछ पड़ा पड़ा लग रहा है। ये बनता है N2 और प्लस ये बनाता है HI, ठीक है। ये इक्वेशन है और इसके थ्रू अब आप देख लीजिए क्या करना है। नाइट्रोजन किस फॉर्म में है, कहाँ से कहाँ तक ऑक्सीडाइज हो चुका है, आयोडीन किस फॉर्म में था, वहां से कहाँ तक गया है, सबका वैलेंसी फैक्टर निकाल लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स हैं। अब देखो मास पूछा गया है
फिर नंबर ऑफ मोल क्या होता है, मास अपॉन नंबर ऑफ मोल, मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पे लिख दूंगा मास डिवाइडेड बाई मोलर मास कर देंगे, है ना। तो मोलर मास तो पता ही है, N2H4 निकाल सकते हैं आप इजिली। ठीक, करिए जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन है बेटा। 0 पॉइंट, करेक्ट, 0.32 ग्राम मास। अरे हो गया। कर लिया बेटा, किसी को डाउट है इसमें तो बताओ, बता देता हूं मैं। आसान सवाल था, है ना, इजी था। इजी इसलिए क्योंकि कर चुके क्वेश्चन, इसलिए इजी लग रहा है। ठीक है, चलो यहाँ पे किस फॉर्म में, ये -2 में है, किस फॉर्म में दिख रहा है, 0। ये 0 में है तो -1। आप देख लो, -2 से देखो गया बेटा 0 पे, 2 का चेंज आया, बट 2 लोग हैं तो कितना आ जाएगा वैलेंसी फैक्टर इसका, 4। 0 से गया है ये -1, यानी कि 1 का चेंज आया है, 2 लोग हैं तो बताइए वैलेंसी फैक्टर कितना आ जाएगा इसका, 2। ऐसे ही क्या सूरज, ठीक है। आप बताओ क्या करेंगे, N1 इंटू VF1 विल बी इक्वल टू N2 इंटू VF2। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट देखो जरा, नहीं पता है ना मुझे, तो क्या लिख लेंगे, मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना है नाइट्रोजन का, एक का 14, दो का हो जाएगा 28, और 4 हाइड्रोजन कितना है 32 आ जाएगा, इंटू VF1 कितना दिख रहा है 4। नंबर ऑफ मोल सेकंड के कितने दे रखे, पता नहीं सर, तो क्या मोलैरिटी यानी 0.2 इंटू वॉल्यूम कितना 100 ml, लीटर में बनाएंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे इसको, इंटू कितना इसका वैलेंसी फैक्टर 2 है, 2 0 खत्म, और बाकी का देख लो आप, 2 2 जा 4, 0.1 कितना बचेगा, एक और कर लो डिवाइड 0.01, इधर 32 को मल्टीप्लाई करवा दो तो मास क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा 32 इंटू 0.1 डिवाइड बाई 10, तो कितना 3.2 आ जाएगा, 3.2 डिवाइड बाई 10 कितना आ जाएगा 0.32 ग्राम। ठीक है, तो ये वेट आ गया इसका, यानी इतनी हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो जाएगी किसके थ्रू, 100 ml 0.2 मोलर वाले आयोडीन के सॉल्यूशन से। ठीक है, आगे बात समझ में, किसी बच्चे को डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए, क्लियर है।
अब सवाल कर पाएंगे अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो। कॉन्सेप्ट याद रखना, ये वाला ऑक्सीडेशन वाला मेथड याद रखना, बहुत अच्छा है, क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाते हैं इससे, है ना, ज़्यादा समय नहीं लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है रेडॉक्स वाला। नेक्स्ट क्लास में फिर अपन देखेंगे कुछ अच्छा चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेट्स सी दैट। चलिए एक बार जल्दी से रिवाइज कर लें, इस वाले चैप्टर हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं, है ना, जल्दी से ओपन करिए, ओपन करिए जल्दी से। सबसे पहले हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इसमें। कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स के फिक्स रहते हैं, बाकी के बदलते रहते हैं, है ना। तो रेंज भी देख लिया था। मैक्सिमम के निकालने के लिए हम करते हैं ग्रुप नंबर -10, मिनिमम निकालने के लिए करते हैं ग्रुप नंबर -18 करते हैं। इसके बाद ओपन करिए जल्दी से। ऑक्सीजन अलग अलग तरीके से बिहेव कर सकती है। नॉर्मल ऑक्साइड में -2, पर ऑक्साइड में -1, सुपर ऑक्साइड में -12, ओजोनाइट्स में -1/3 और +1 +2 में भी जा सकता है, जैसे O2F2 और OF2 के केस में। ठीक है, O2F2 में +1 और OF2 में +2। ठीक है, इसके बाद रेंज डी वाला ग्रुप नंबर तक मैक्सिमम 8 होता है, 8 से ज्यादा आपका नहीं मिलेगा, है ना, तो वो ध्यान रखना। जिंक इज ऑलवेज इन द +2, एल्यूमिनियम इज इन +3, स्कैंडियम इज ऑलवेज इन +3। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इनका हमेशा +1 रहता है, सेकंड वालों का +2 रहता है, ये भी मैं आपको बता दिया था। इसके बाद, है ना, बैलेंसिंग की बात करेगी तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और ऑक्सीडेशन हाफ मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन में हम ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ अलग अलग लिखते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स ऐसे एडजस्ट करते हैं ताकि कैंसिल आउट हो जाए, रिएक्शन ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद फिर हम एटम्स को बैलेंस करते हैं, किसको छोड़ के, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के सारी चीजें बैलेंस हो जाती हैं। उसके बाद हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की कमी है उतना ही H2O चिपका दिया जाता है, जिधर कमी है उस तरफ। बाकी फिर डिपेंड करता मीडियम के ऊपर, है ना। एसिडिक मीडियम है तो जितना हाइड्रोजन कमी है उतना H+ जोड़ देंगे। अगर बेसिक मीडियम है तो हाइड्रोजन के साथ साथ बाद में जो H+ है उसको किल करने के लिए OH- बराबर बराबर लगा दे तो हमारा बैलेंस हो जाता है ना। ऑक्सीडेशन नंबर वाला हाफ मेथड था, उसमें भी अपने इजीली से ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, रेशियो ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व हो गया फटाफट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हाँ, मी आता अक्षय कुमार वाला ऐसे करके। ठीक है, हाँ, ठीक है, क्वेश्चन काफी सारे कर लिए। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट है कि बैलेंसिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ दिस सबका करते चले जाइए रिएक्टेंट, और बराबर किसके कर देंगे, प्रोडक्ट के लिए। सिमिलैरिटी क्या है, जैसे हम पढ़ते हैं मोल वैसे इधर निकालते हैं ग्राम इक्विवेलेंट्स। उधर फाइंड करते थे मोलर मास, इधर निकालते हैं इक्विवेलेंट मास। मोल में फाइंड आउट करते हैं मोलैरिटी, यहाँ निकाली जाती है नॉर्मेलिटी। बाकी चीजें आप सेम है, आप लगा के कर सकते हैं क्वेश्चन, जो मैंने आपको बता, काफी सारे क्वेश्चन करवा दिए थे। ठीक है, हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन है, मतलब इतने में से ही कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। लैंग्वेज बदल दी जाएगी, रिएक्टेंट्स बदल दिए जाएंगे, और अलग डेटा पूछा जा सकता है। लॉजिक इतना ही लगेंगे, तो लॉजिक इतने हो सकते हैं वो मैंने आपको सारे एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, हर टाइप का क्वेश्चन है, उसको अच्छे से पढ़ के रखिएगा, रिवाइज करके रखेंगे। और डिस्प्रपोर्शनेशन में वैलेंसी फैक्टर कैसे निकाला जाता है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के अंदर N1 इंटू N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, कितना ऑक्सीडेशन चेंज कितना रिडक्शन में चेंज, ऐसे कर सकते हैं अपन। ठीक है, एवरेज मतलब वैलेंसी फैक्टर ऐसे निकालते हैं, है ना, N1 इंटू N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। ठीक है, चलिए, और डाउट किसी बच्चों को यहाँ तक? ठीक, बाकी क्वेश्चन आप कर लेना, भर भर क्वेश्चन मैंने करवा दिए इस चैप्टर में अच्छे से आप लोगों से, है ना। अब शायद समस्या नहीं रह बचेगी आपको, बाकी फिर नेक्स्ट जब देखते हैं कौन सा स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, चलिए, टेक केयर गाइज। काइनेटिक्स, चलो देखते हैं।